दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, महिला आरक्षण जो विधेयक पारित होने वाला है, या यूं कहें कि जिस तरह से सहमति जाहिर हुई है सदन में, ये विधेयक कोई चमत्कार करेगा इस 2024 के लोकसभा चुनाव में या नहीं करेगा, इसमें अभी भी संशय है। खास करके उन महिलाओं को लेकर जो राजनीति में अपना वजूद बनाने की कोशिश में है, कवायद में है, और ये वजूद उनकी कैसे बनेगी, ये एक प्रश्न जो है खड़ा कर रहा है। अगर महिला आरक्षण विधेयक की बात करें तो ये आज जिस तरह के विचार लाए गए हैं, ये विचार आज से 3 दशक पहले भी लाए गए थे, और ये पंचायती राज व्यवस्था जब लागू हुआ उस समय ही सबसे पहले जो जरूरी करार दे दिया था। लेकिन अचानक से इतना बड़ा परिवर्तन होना, ये अतीतता की एक संज्ञा ज्ञात हो रहा है। चलिए, इस बाबत हम बातचीत करने पहुंचे। हमारे साथ प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं अंजू मारा जी, ये जनता दल यूनाइटेड से हैं, और इन्हीं से हम बातचीत करते हैं कि क्या इस बार 2024 में उन महिलाओं के लिए कुछ चमत्कार होगा, मिरेकल होगा, जो राजनीति को अपना जीवन मान चुके हैं। नहीं, देखिए, आप विमेन रिजर्वेशन बिल, जिसको नारी शक्ति वंदन नाम दिया गया है, उस अधिनियम को, उसका कहीं भी लाभ 2024 में देश की महिलाओं को नहीं मिलने जा रहा है। उसके पीछे सीधी से एक कारण है कि उस बिल के अंदर जो प्रावधान किए गए हैं, प्रावधान ये किए गए हैं कि पहले गणना होना, सेंसस होना है, उसके बाद परिसीमन होना है, उसके बाद ही इस बिल को लागू किया जा सकता है। दैट मीन्स कि गन्ना जो सेंसस होता है उसमें 5-6 साल और फिर परिसीमन में 2-3 साल, यानी कि 30, 31, 32 की इधर इस बिल का लाभ देश की महिलाओं को नहीं मिलने जा रहा है। हालांकि उस बिल को लेकर के सदन में इंडिया गठबंधन के तमाम पॉलिटिकल पार्टी, तमाम शीर्ष जो नेता थे वहाँ पे, विभिन्न घटक दलों के तमाम लोगों ने सर्वसम्मति से, पूरे लोगों ने समर्थन दिया इस बिल को, ताकि देश की महिलाओं को, जो 1996 में ये बिल आया था, वो लागू हो सके, और जो महिलाएं हैं 35% जो आरक्षण देने की बात है, उनका इसका लाभ मिल सके। लेकिन इस बिल के अंदर ये प्रावधान करके देश की महिलाओं के साथ मोदी सरकार ने, केंद्र की सरकार ने बहुत बड़ा पॉलिटिकल छल किया है, बहुत बड़ा पॉलिटिकल ठगी किया है उन्होंने। और ठीक ये उसी तरह से ये बिल जो है देश की महिलाओं के लिए जुमला साबित होगा, जिस तरह से 2014 में देश के प्रधानमंत्री ने युवाओं से वादा किया था कि 1 करोड़ नौकरी प्रत्येक वर्ष दिया जाएगा। और जब आप जैसे मीडिया के लोगों ने जब सवाल पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि चुनाव के वक्त में इस तरह के वादे जो होते हैं वो जुमले होते हैं, जुमलेबाजी होती है। और ये ठीक ही उसी तरह से चुनाव के पहले जो इस तरह का किया गया है, ये देश की महिलाओं के लिए बहुत बड़ा जुमला साबित होगा। देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा था अच्छे दिन आएंगे, काला धन आएगा, कहा था किसानों की आय दोगुनी होगी, महिलाओं की सुरक्षा, महंगाई दूर होगा, बेरोजगारी खत्म होगा। ये तमाम चीज़ें जो है ना, जुमलेबाजी साबित हुआ है। और दूसरी चीज़, आरक्षण की जहाँ तक बात है ना, तो प्रधानमंत्री जी, केंद्र की सरकार ये मानती ही नहीं है कि जाति व्यवस्था हमारे समाज में, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल बिहार में सेंसस हो रहा था, उस सेंसस को रुकवाने के लिए यूथ फॉर इक्वालिटी नाम की संस्था ने, किस तरह के सेंसस की बात कर रहे हैं आप? जाति आधारित गन्ना जो सर्वे था हमारा, कास्ट बेस्ड सर्वे इन बिहार, जो हमारा कंप्लीट अब हो चुका है। लेकिन आपने देखा कि जब ये सेंसस होना शुरू हुआ था, तो यूथ फॉर इक्वालिटी संस्था, जो कि पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के पदाधिकारियों की वो संस्था है, उसके माध्यम से ऑनरेबल हाई कोर्ट में पिटीशन दर्ज करवाया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दर्ज करवाया, हाई कोर्ट ने उनके पिटीशन को रिजेक्ट किया, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि बिहार में जो कास्ट बेस्ड सर्वे हो रहा है वो डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उसके बिना साइंटिफिक डाटा उपलब्ध नहीं हो सकता है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण मैं दिखाना चाहूँगी कि यूथ फॉर इक्वालिटी, जिस संस्था का मैंने नाम लिया, उसके मुख्य पृष्ठ पे देश के प्रधानमंत्री जी की तस्वीर है, और प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है यूथ फॉर इक्वालिटी संस्था के ऑफिस में, उनके कार्यक्रम में, कि मैं
नहीं मानता हूं इस बात को कि कोई बैकवर्ड जैसी चीज़ें हैं। एक ही चीज़ है यहाँ पे, गरीब और अमीर। आरक्षण को उन्होंने सिरे से खारिज किया है और यही कारण है कि जो सर्वे यहाँ हो रहा था, यूथ फॉर इक्वालिटी, संगीत रागी, देख लीजिए इनके संबंध क्या है देश के गृह मंत्री जी के साथ। दीप प्रज्वलित हो रहा संगीत रागी जी का, जिन्होंने यहाँ पिटीशन दायर किया था हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। आप देख लीजिए ये मक्खन लाल कौन है, ये मक्खन लाल प्रधानमंत्री जी। ये तमाम लोगों की तस्वीरें स्पष्ट इस बात का प्रमाण है कि ये लोग आरक्षण विरोधी लोग हैं। और जो लोग आरक्षण विरोधी हैं वो वीमेन आरक्षण बिल लेकर के आए हैं। तो आप समझ सकते हैं ये कितना कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं। ये 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ एक छल करने का, धोखा देने का, उनके साथ पॉलिटिकल ठगी करने का इन्होंने प्रयास किया है। लेकिन इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दल और हम लोग देश की तमाम महिलाएं इनको एक्सपोज करेंगे। गांव में, चौराहों पे, प्रखंडों में, पंचायतों में, एक एक घरों की महिलाओं को इनका ओरिजिनल जो चेहरा, आरक्षण विरोधी चेहरा, इसको एक्सपोज हम लोग करेंगे। मैम, ये बातें तो खैर बाहर निकल के आ ही रही है कि आप लोग एक्सपोज करेंगे, और वहाँ से जिस तरह से बिल पारित होने की बात हो रही है, आपने कहा कि जब तक सेंसस नहीं होगा तब तक इस पर कोई कार्रवाई जो है नहीं की जाएगी, अग्रसर नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ा संशय ये दिख रहा है कि ओबीसी महिलाओं की बात हो रही है, और खास करके टिकट जो वितरण होता है चुनाव के पहले, तो उसमें अब किस तरह का माहौल बनने वाला है। ओबीसी महिलाएं भी जो हैं वो झंडा पताका लेके दिख रही हैं कि अब जैसा कि कुछ दिन पहले भी यहाँ माहौल बना था, कुछ लोग बैठे थे एक जगह पे और बातचीत हुई थी, अब उनके साथ किस तरह का ये देखिए निश्चित रूप से जो विमेन रिजर्वेशन बिल आया है उसमें महिलाओं को, चाहे वो ओबीसी की महिला हो या दलित समाज की महिला हो, किसी को भी इसका लाभ नहीं मिलने जा रहा, क्योंकि परिसीमन हुआ नहीं है, सेंसस हुआ नहीं है। हम लाख मांग करते रहे हैं कि कास्ट ऑफ सेंसस कराने के लिए देश में, अगर वो सेंसस हो चुका रहता तो आज महिलाओं को इसका लाभ मिला रहता। ये क्या वहाँ दलील देते हैं, कहते हैं कोरोना के कारण हमने नहीं कराया। पाकिस्तान जैसा गरीब देश, अब देखिए उसने सेंसस कराया, पूरे विश्व के 80 देशों ने सेंसस करा लिया, लेकिन इनका कहना है कि हम कोरोना के कारण सेंसस नहीं करा पाए। अगर आज हमारी जो मांग है कि जातीय आधारित गणना कराने के लिए जिस पे केंद्र की सरकार खामोशी अख्तियार किए हुआ, अगर आज हुआ रहा तो इसका लाभ मिलता। लेकिन हम बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से 2006 में पंचायती व्यवस्था में और 2007 में नगर निकाय व्यवस्था में बिना किसी परिसीमन के उन्होंने बहुत ही ईमानदारी पूर्वक, अगर आपकी मंशा है महिलाओं को सशक्त करने के लिए, और वो भी खास करके उसके अंदर जो बहुत पिछड़ी हुई महिला है, तो जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने राष्ट्रीय पटल पर पंचायती व्यवस्था, नगर निकाय व्यवस्था में या फिर को एम्पावर करने के लिए जो एक लकीर खींची, उसको आप अपना लेते हैं। वो तो रोल मॉडल है देश में। बिहार का मॉडल जो है 50% रिजर्वेशन का आप नतीजा देख लीजिए कि हमारी पिछड़े समाज की, अति पिछड़े समाज की, दलित समाज की तमाम महिलाएं 50% से ज़्यादा जीत करके आज वो अपना रिप्रेजेंटेशन दे रही हैं इन सारी व्यवस्थाओं में। तो इनकी अगर मंशा साफ रहती तो ये भी है 35% का जो आरक्षण हम लोगों ने समर्थन दिया उसको दे देते, ताकि 24 में महिलाओं को लाभ मिल पाता। फिर उसके बाद जो है आप सेंसस कराएं या परिसीमन कराएं, उसके बाद जो एक सिस्टमेटिक आपको लागू करना था। अगर ईमानदारी महिलाओं को वाकई में राजनीतिक रूप से सदन में, लोकसभा में, विधानसभा में सशक्त करने की रहती तो आप बिहार के रोल मॉडल को अपना करके आप कर सकते थे। लेकिन आपकी मंशा महिलाओं को सदन में भेजना, राजनीतिक रूप से सशक्त करना नहीं है, बल्कि 2024 में आपका वोट बैंक कैसे सशक्त हो इसका आपने पूरा का पूरा व्यवस्था करने का प्रयास कर लिया है। चलिए, बहुत शुक्रिया मैम। तो हमारे साथ जदयू की प्रखर प्रवक्ता अंजुम आरा जी, जिन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ये जुमला है। अब क्या कुछ इसके पीछे की कहानी है वो कुछ दिन में स्पष्ट हो जाएगा। हालांकि जो बातें बिल्कुल सत्य है कि 2024 के आम चुनाव में जिस तरह से महिलाओं का जो वोट बैंक है वो निर्विवाद रूप से किसी भी सरकार को गठित करने में सक्षम होगा। लेकिन जिस तरह का माहौल बन रहा है, या यूँ कहें कि वोट बैंक की राजनीति के पीछे ये महिलाओं को, जो आधी आबादी है देश की, महिलाओं को आगे करके, यानी महिलाओं की बात करके उसे उसका हक न देना, ये निश्चित तौर पर एक नकारात्मक असर छोड़ सकता है। बहरहाल खबरों के पीछे तो हम हैं ही, और भी अगर इस मामले को
कहीं से नज़र आता है, इस मामले में कुछ भी नज़र आता है तो हम आपके लिए लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं। तब तक बने रहें हमारे साथ।